हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप? और लगातार आपका एक सवाल बहुत बार लाइव सेशंस में आया है, इवन व्हाट्सएप पर आपने बहुत बार पूछा है, इंस्टाग्राम पर भी, कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए भैया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे काउंसलिंग हो, एडमिशन्स हो या फिजिकल वेरिफिकेशन हो। मैंने अलग अलग तो बहुत बार वीडियोस बनाए हैं, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, तो इस बार मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि काउंसलिंग और एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। फिर मैं उसके बाद बात करूंगा आपसे कि आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। और इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर शॉर्ट फॉर्मेट में देख रहे हो तो रिलेटेड वाली वीडियो के अंदर जाकर इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सब्सक्राइब करके रखो। जब लाइव सेशन होता है तो वहां पर भी आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। नहीं तो आप एज ए मेंबर हमें ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन, और जो भी मेंबरशिप आपके लिए बेनिफिशियरी हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके रिप्लाईज अर्ली मिलेंगे, कॉलिंग सपोर्ट भी है उसके अंदर, मैसेज सपोर्ट भी, एंड सो मेनी मोर थिंग्स। मेंबर्स होने के बहुत से फायदे हैं, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बेटा, अगर मैं बात करूं काउंसलिंग एंड एडमिशंस की, तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, कॉपी नहीं चलेगा, फोटो कॉपी नहीं चलेगा, इस बात को याद रखना। इवन डिजी लॉकर वाली कॉपीज भी नहीं चलती हैं, कॉलेजेस में प्रॉब्लम होती है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अरेंज करने की पूरी कोशिश करना। अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर वो कॉलेज एंड पर डिस्कस आप कर सकते हो। सबसे पहले तो नीट का स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड, तीसरा आपका अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग में भी आगे जाएंगे और एडमिशन प्रोसेस में ऑनलाइन आप चूज करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, लिस्ट भरेंगे, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, और कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया तभी तो आप एडमिशन के लिए जाएंगे। तो वो वहां पर अलॉटमेंट लेटर आता है जहां पर लिखा होता है कि कैंडिडेट का नाम क्या है, नीट एप्लीकेशन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एंड कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो वो आपको डाउनलोड करना होता है, वो भी साथ में लेकर जाना होता है। और पीडब्ल्यूडी बच्चों का वेरिफिकेशन काउंसलिंग से पहले हो जाता है। अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जल्दी ही हो जाएगी, अब एनएमसी ने अपना सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दिया है और ओएमआर सीट भी आ चुकी है। फाइनल आंसर की जल्दी ही आने वाली है, शायद हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो आ चुकी हो, और रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिले, और हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो तो रिजल्ट आपके हाथ में ऑलरेडी आ चुका हो। तो नीट का रिजल्ट तो चाहिए, स्कोर कार्ड उसे ही बोलते हैं। नीट का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप लेकर गए थे, एक तो आपने जमा करा दिया था वहां पर जाकर, एक मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कॉपी रख लेना। अगर आपने वो पीडीएफ सेव कर रखी है तो उसको दोबारा प्रिंट करा लेना। आप बोलोगे भैया उस पर साइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्रंट पेज, एक सिंगल पेज एडमिट कार्ड का निकाल लेना, और उस पर कुछ भी अलग से पोस्ट का फोटो लगाना, साइन करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, ठीक है। वो फॉर्मेलिटी सिर्फ एग्जाम के लिए थी, एडमिशंस के लिए नहीं। फिर आपके क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना। वेरिफिकेशन की बात बीच में छूट गई। वेरिफिकेशन होगा आपका अभी काउंसलिंग से पहले, अभी नीट रिजल्ट के बाद अभी नोटिफिकेशन आएगा, और मे भी आ चुका हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो वहां पर जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं किसी भी सेंटर, आप चाहे दिल्ली जा रहे हैं, बीएचयू जा रहे हैं, आईपीजीएमआर जा रहे हैं, यानी कोलकाता जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, राजस्थान, जहां से भी आप करा रहे हैं, तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होकर मिलेगा कि ये बच्चा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। जब वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना होता है। फिर उसके बाद आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी एंड माइग्रेशन आपके स्कूल से प्राप्त हो जाएगा, ले आना। अगर आपने बीएससी की हुई है या कोई और कोर्स किया हुआ है तो अपने कॉलेज से जाकर प्राप्त कर लेना, और अगर वो कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो फिर अपने स्कूल से ही जाकर प्राप्त करनी पड़ेगी आपको। फिर आपका आधार कार्ड चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, आधार कार्ड ना हो तो वोटर आईडी कार्ड ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस, वो ना हो तो फिर पासपोर्ट। वैसे आधार कार्ड तो हो गई, चलिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 से 15 रख लेना अपने पास, और पोस्ट कार्ड साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और गैप सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं बनेगा। गैप सर्टिफिकेट बनता है अगर आपकी 12th क्लास और आपके एमबीबीएस एडमिशन या बीडीएस एडमिशन या जो भी मेडिकल कोर्स में आपने एडमिशन लिया है नीट के थ्रू, उसमें अगर गैप है, बीच में आपने ड्रॉप लिया, तैयारी कर रहे थे, किसी वजह से गैप हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आपने अभी 12th की, आपका बोर्ड का रिजल्ट आया, यहाँ आपने नीट दिया, नीट क्लियर हो गया, एडमिशन हो गया, तो फिर गैप तो हुआ ही नहीं ना। तो जब गैप ही नहीं हुआ तो गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं बनेगा, गैप सर्टिफिकेट बनेगा जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, कोर्ट जाकर बनता है, 5 मिनट में बन जाता है। कोई भी जो वकील होंगे या नोटरी बनाने वाले होंगे उनसे आप बात करना है, गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपका नाम, डिटेल और वो कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसका नाम वहां डलता है, और उसके अंदर बस इतनी सी बातें लिखी जाती हैं कि बीच में जो गैप हुआ है ना,
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी गैप हुआ है, वो गैप क्यों हुआ है, उस गैप के दौरान बच्चा क्या कर रहा था, कुछ और कोर्स कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, एलन में पढ़ रहा था, आकाश में पढ़ रहा था, जो भी है किसी तरीके से तैयारी कर रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी आपका EWS, OBC, SC, ST सर्टिफिकेट आपका जो है वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, दूसरा अपडेटेड होना चाहिए। अगर EWS OBC है 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए, और SC ST के लिए तो ठीक है भाई, उसमें तो कोई अपडेट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल जरूर होना चाहिए अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, स्टेट में करना चाहते हो तो स्टेट लेवल का भी चल जाएगा, पर ऑल इंडिया में जाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी सेंट्रल लेवल। फिर है भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, यानी जिस कोई किसी जगह पर उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कह देते हैं, यानी वो सर्टिफिकेट जो प्रूव करता है कि ये बच्चा इसी स्थान से, इसी स्टेट से बिलोंग करता है। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में यानी MCC काउंसलिंग में तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आपकी स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो उस स्टेट की काउंसलिंग में उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। तो उसे बनवा कर रखना, और बना हुआ है पुराना है तो उसे अपडेट रखना, 1 साल में अपडेटेड होना चाहिए, तो 26 के लिए उसे अपडेट करवा लेना, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए आपके नॉर्मल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अगर आप NRI हैं तो फिर वो NRI वाला डॉक्यूमेंट अलग से लगता है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगता। कोई बोल रहा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ नहीं लगता, बस वो PWD सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपको MCC सेंटर से प्राप्त हो जाएगा, वही आपको कॉलेज लेकर जाना होता है। साथ में अपना UDID कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में और जरूर कैरी कर लेना, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2-2 कॉपी बनाकर बढ़िया सी फाइल बना लेना। और जो बच्चे दिल्ली में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे और मध्य प्रदेश में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, इन 2 स्टेट्स में 11th क्लास की मार्कशीट भी मांग लेते हैं, तो अपनी 11th क्लास की मार्कशीट भी अरेंज कर लेना अगर मध्य प्रदेश में एडमिशन ले रहे हो या उसकी मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो। और अगर दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो, फिर चाहे ऑल इंडिया से ले रहे हो या स्टेट से ले रहे हो, 11th की मार्कशीट मांग लेते हैं, तो फिर वो आप तैयार रखना, ठीक है। चलिए, अब जब बात हो गई है अब काउंसलिंग की, एडमिशन्स की, तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बच्चों, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका UDID कार्ड। अब वो चाहे टेम्परेरी हो या हो परमानेंट, दोनों ही केसेस में ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, और वहां पर डिसेबिलिटी कम से कम एटलीस्ट 40%, यानी जिसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, वो तो होनी ही चाहिए। उससे कम है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उतना या उससे ज्यादा है तो फिर आप आगे जाकर वेरिफिकेशन प्रोसेस में एलिजिबल हो गए। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आपको चेक करेंगे, जिस भी सेंटर आप विजिट करते हैं, चाहे आप दिल्ली जा रहे हैं, BHU जा रहे हैं, या आप IPGMR कोलकाता जा रहे हैं, या आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, या फिर हरियाणा जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, जिस भी सेंटर पर आप विजिट कर रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स का पैनल होगा जो आपको चेक करेगा, और वो आपको एलिजिबिलिटी देगा इस बात की कि आप एज ए PWD काउंसलिंग में, एज ए PWD मेडिकली कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं MBBS एडमिशंस या BDS एडमिशंस के लिए, BSc नर्सिंग एडमिशंस के लिए नहीं। और जब वो सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो और एडमिशंस के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात, अलग अलग डिसेबिलिटीज होती हैं तो फिक्स कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। एक तो बेटा अपना नीट का स्कोर कार्ड अपने साथ लेकर जाना, ठीक है। अपना नीट का स्कोर कार्ड यानी नीट का रिजल्ट निकलवा के प्रिंट कर लेना, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, चल जाएगा, उसे साथ में लेकर जाना। एक अपना आधार कार्ड जरूर साथ में कैरी करके ही रखा ही करो। तीसरा, अपना UDID कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में जरूर रखना। चौथा, अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं और आपको बोन रिलेटेड या ऑर्थो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फिर वो हाथों में हो, पैरों में हो, गर्दन में हो, कमर में हो, यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में हो, पसलियों में हो, जहां भी अगर वो ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका लेटेस्ट एक्सरे रख लेना। अगर आपकी बोन में कोई डिफॉर्मिटी है, टूटी है, जुड़ी है, टेढ़ी है, तो आप उसका एक लेटेस्ट एक्सरे रख लेना। और अगर आपको न्यूरो का कोई केस है तो CT स्कैन आप लेटेस्ट ले जा सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर ले जाते हो तो डॉक्टर उसको देख लेते हैं, अगर नहीं लेकर जाते हो तो उसका कोई कंपलसरी या एकदम कंपनसेशन नहीं है कि लेकर जाओ, लेकिन अगर आप उसे लेकर जाते हो तो BHU में फायदा होता है। पर हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा, जो स्कैन है वो थोड़ा महंगा होता है। तो ये जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि मैंने बोल दिया है तो SVP इंस्टीट्यूट वाले सर ने बोल दिया है नहीं अब तो CT स्कैन कराओ भाई, ऐसा नहीं होता। अपने पेरेंट्स पर अननेसेसरी आप दबाव मत डालना, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, इट्स जस्ट अ सपोर्टिव स्कैन। आपकी स्थिति को ज्यादा अच्छे से समझने में डॉक्टर को हेल्प करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर अगर इसे ना भी लेकर जाओ तो डॉक्टर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस, वो आपको समझ सकते हैं, उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो अपने एंड से
हॉस्पिटल में ही करवा लेते हैं। अब दूसरी बात, लो विजन कैंडिडेट, अगर आप लो विजन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी अलग से अपनी जांच रिपोर्ट प्रीवियस हिस्ट्री लेकर जाने की जरूरत नहीं। चश्मा पहनकर जाना, अगर चश्मा इस्तेमाल करते हो नंबर वाला तो, अगर नहीं करते हो तो दिखावे के लिए चश्मा मत पहनकर जाना, आपके लिए वो नेगेटिव ही रहेगा। दूसरा, लो विजन डिवाइस मत लेकर जाना अगर उसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। समझे इस बात को, अगर डॉक्टर्स ने आपको लो विजन डिवाइस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, माफ करना, अगर डॉक्टर्स ने आपको एक लो विजन डिवाइस प्रिस्क्राइब किया हुआ है और आप उसे चूज मतलब बाय चॉइस यूज करते हैं और वो आपको मदद करता है और उसके बिना आपका काम नहीं चलता, मतलब डॉक्टर ने डे टू डे लाइफ में लो विजन डिवाइस यूज करने के लिए आपको दिया था, बनवाया था, क्योंकि वो भाई पर्सनलाइज भी बनते हैं, तो उस कंडीशन में लो विजन डिवाइस लेकर जाना। और अगर आप एक लो विजन डिवाइस इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन अपना एक लो विजन डिवाइस खरीद कर ले जाने की कोशिश मत करना। एक तो महंगा आता है और ऊपर से उसका कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं। अधिकतर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आपका वेरिफिकेशन होता है ऑल इंडिया लेवल या स्टेट लेवल पर, वहां पर लो विजन डिवाइसेस उपलब्ध होते हैं। कुछ सेंटर्स पर नहीं होते, जैसे कि जे मुंबई, तो वो नजदीकी आई सेंटर पर आपको भेजकर प्राइवेटली आपकी लो विजन की एड की जांच करवा लेता है, तो वहां पर जाकर आप करा लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो आपको कोई अलग से लो विजन एड लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप उसे यूज नहीं करते। अगर करते हैं तो जरूर लेकर जाना है। अब हियरिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात कर लें तो बच्चों, आपको भी कोई पुरानी ऑडियोमेट्री, बैरा रिपोर्ट, कोई हिस्ट्री, ये सब लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर्स ना तो उसे एंटरटेन करेंगे, ना ही उसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर दोबारा से आपका ऑडियोमेट्री भी होगा और हो सकता है कि बैरा भी हो। तो जब वो वहां पर दोबारा से नई रिपोर्ट्स बनेंगी तो पुरानी रिपोर्ट्स का कोई भी फायदा नहीं है और ना ही कोई मतलब आपकी जांच से कोई रिलेशन नहीं है, बस वो आपकी जांच को और मुश्किल बना सकती हैं चीजें। दूसरा, हियरिंग डिवाइस लेकर जाना ही नहीं आना, यानी कान की मशीन लेकर जानी ही नहीं जानी। अगर यूज करते हो, डॉक्टर ने दिया हुआ है तो लेकर जाना, और अगर नहीं है ना तो फिर इधर उधर से खरीद कर सेल में से खरीद के या ऑनलाइन खरीद कर लेकर जाने की कोशिश मत करना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हियरिंग मशीन आपकी बैरा की रिपोर्ट को या आपकी ऑडियोमेट्री की रिपोर्ट को चेंज नहीं कर देगी। ठीक है, बात समझे इस बात को। उसके बाद अगर ब्लड डिसऑर्डर से कोई बच्चा है तो बेटा वो अपनी लेटेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री अपने साथ जरूर लेकर जाएं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे साथ में लेके जाएं, ठीक है, जरूर कैरी करना। अगर है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपको लेकर जाना है ही नहीं, लेकिन अगर है तो लेकर जाना, भूलना नहीं, बहुत काम आने वाली है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटीज की बात करें तो बच्चों वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जरूर लेकर जाएं। डॉक्टर्स के दिए हुए कोई भी रिपोर्ट हैं, डॉक्टर की दी हुई कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हैं आपके पास, दवाइयां जो चल रही हैं वो जरूर लेकर जाना। आपकी मेडिकल हिस्ट्री इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी दोनों में आपको बहुत बहुत मदद करने वाली है। अब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चों को कुछ भी अलग से नहीं लेकर जाना है, नॉर्मल कॉमन डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बता दिए हैं, बस वही सबको लेकर जाना है। आपको कोई अलग से रिपोर्ट वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जानी है। जो मल्टीपल डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं तो अब वो डिपेंड करता है भाई आपका मल्टीपल डिसऑर्डर क्या है, आंखों का और ऑर्थो का एक साथ है, आंखों का या ब्लड का एक साथ है, ब्लड का या लोकोमोटर का एक साथ है, कानों का या आंखों का एक साथ है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मैंने बाकी डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर लिया, आप उसके अकॉर्डिंग मूव करना, ठीक है बच्चों। अगर इसके अलावा ऐसी कोई डिसेबिलिटी है जो यहाँ पर मैंने नहीं बताई है, बहुत है और भी, तो जैसे लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है वो भी लोकोमोटर में आ गए, ड्वार्फिज्म वाले बच्चे हैं वो भी लोकोमोटर में आ गए, है ना, और मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है वो भी लोकोमोटर में आ गए। तो उन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी वाले बच्चों को भी कोई अलग से डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना पड़ता, और लेप्रोसी क्योर्ड बच्चों को भी कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही इनफ होता है। बाकी फिर भी अगर मैं कोई डिसेबिलिटी मिस कर रहा हूं तो वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लें, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहां जाकर हमसे पूछ लें। नहीं तो हम लाइव सेशन आता रहता है तो सब्सक्राइब करके रखें, जब भी हम लाइव आएंगे तो लाइव में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आप एज ए मेंबर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली रिप्लाईज, मेंबर्स ओनली वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस, PWD वेरिफिकेशन की क्लासेस एंड प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग, बहुत सारे फायदे हैं, कॉलिंग सपोर्ट, मैसेज सपोर्ट, वीडियो कॉलिंग, सो मच मोर। मतलब बहुत फायदा है एज ए मेंबर जुड़ने का, तो आप वैसे भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं अगर फ्रॉम जीरो टू द कॉलेज एडमिशन तक, तो फिर आप हमसे एंड टू एंड काउंसलिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
सभी नंबर भी हैं, पिन कमेंट पे भी नंबर डाल देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों।